जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइन रेस मोक 105। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इफ द गिवन डाटा इज ग्रुप्ड इन द क्लासेस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and so on, then what will be the frequency of the class 20 to 25? तो आपको बताना है कि 25 से 20 से 25 के बीच में जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? देखिए, जब हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, ये लिखते हैं 0 to 5। तो और उसके बाद हमने लिखा, मान लीजिए 5 to 10, फिर हमने लिखा 10 to 15। क्लियर है? फिर हमने लिखा 15 to 20, फिर हमने लिखा मान लीजिए 20 to 25। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये 0 से और 5 के बीच में, ठीक है, 0 से 5 के बीच में। ये वाला 5 से और 10 के बीच में, ठीक है, ये वाला 10 से और 15 के बीच में, ये 15 से 20 के बीच में, और ये 20 से और 25 के बीच में। 25 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 20 इसमें इंक्लूड नहीं है, 15 इसमें इंक्लूड नहीं है, 15 इसमें नहीं है, इसमें है। 0 इसमें इंक्लूड है लेकिन ये 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। 5 इसमें इंक्लूड है लेकिन 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। 10 इसमें इंक्लूड है लेकिन 15 इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर 15 इंक्लूड है लेकिन 20 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर 20 इंक्लूड है लेकिन 25 इंक्लूड नहीं है। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, 20 से 25 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 20 और 25 के बीच में लाई करती हैं, 20 से लेकर और 25 के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन सी है चेक कर लेते हैं अभी। एक तो हो गया 20, दूसरा हो गया 21, तीसरा हो गया 23, इसके बाद और कोई वैल्यू, ठीक है। 25 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना, ये इससे आगे वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ से 25 to 30 अगर हम लिखते हैं तो 25 जो है वो इस वाले में आएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कितनी वैल्यूज हैं? इसमें 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? वो 3 होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a well shuffled pack of 52 playing cards, one card is drawn at random. Then what is the probability that the card drawn will be a black king? आपको बताना है कि ब्लैक किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। देखिए, आप जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो कितनी है? भी 52 है, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। जब आप एक कार्ड ड्रॉ करोगे, एक कार्ड निकालोगे, तो उन 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 52 है। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ब्लैक किंग के फेवर में कितने हैं? तो ब्लैक किंग कितने होते हैं? ब्लैक किंग 2 होते हैं। तो ब्लैक किंग जो है वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है? ब्लैक किंग जो है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर? या तो वो जो किंग होगा वो क्लब का होगा, या फिर वो जो किंग होगा वो स्पेड का होगा। क्लियर है? तो 2 तरीके से, यानी कि 2/52। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/26। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, monthly expenditure of a family on different heads is shown in the following pie chart. The family earns this every month. What is the amount spent on rent every month? आपको बताना है रेंट पर कितना खर्च उसने किया है। क्लियर है? यहाँ पर एंगल अगर आप देखें तो सेंट्रल एंगल जो यहाँ पर है वो है 60 डिग्री। क्लियर है? नमस्ते। अब आपको गिवन है कि जो टोटल जो इसकी अर्निंग है वो है 1,08,000 रुपए। ठीक है, अब अगर हम टोटल की बात करें तो इसमें टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये 360 की है। तो अगर 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 108,000, और हमें 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से पूरा डिटेल में यूनिटरी मेथड से कर लो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 360, ये 1 की वैल्यू आ गई, और गुना में 60 कर दें तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 60 की वैल्यू आ गई। क्लियर? इसे जब आप सोल्व करेंगे तो इसका ये कितने गुना है? 6 गुना। 6 से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 6 कम 6 कितना बच गया? 4 48, 6 8 48, कितना बच गया अभी? 18,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर the length, breadth and height of a wooden box with a lid are 10, 9 and 7 centimeter. The total surface area of the closed box is 262, the thickness of the wood.
तो आपको बताना है कि उसमें जो वुड यूज हुई है, उस डब्बे को बनाने में जो लकड़ी यूज हुई है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो क्या है। देखिए, अगर हम थिकनेस जो है, अगर हम उसे एक्स मानते हैं, तो अगर मान लीजिए लेंथ जो है ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो अगर थिकनेस जो है वो एक्स है, तो x जो है वो इस तरफ भी होगा और x जो है वो इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ से x और x जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्रेड्थ की, चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो चौड़ाई हमें कितनी गिवन है, 9 सेंटीमीटर। तो आपका एक तरफ से x कम होगा और दूसरी तरफ से भी x कम होगा। ऐसे ही हाइट की अगर हम बात करें, तो ऊपर से भी x कम होगा और नीचे से भी x कम होगा। क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, थिकनेस इसमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक तो यही तरीका है कि आप इसको डिटेल मेथड में करें, या फिर आप इसे ऑप्शन की हेल्प से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर, देखिए आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें, आप ऑप्शन से वैल्यू ट्राई करें। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना आना चाहिए, 262 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। 262 किस तरीके से आ सकता है देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लेंथ जो है ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, हाइट जो है ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर इनमें से कोई वैल्यू एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, तो दोनों तरफ से एक एक कम होगा तो ये 8 हो जाएगा, दोनों तरफ से एक एक कम होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये दोनों तरफ से एक एक कम होगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 7। ठीक है, प्लस में ये कितना आ जाएगा, 7 गुना 5, और प्लस में ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 8। क्लियर। ये जो वैल्यू है 262 के बराबर अगर आ जाती है तो यही आंसर है, या फिर हमें कोई दूसरी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। अब यहाँ से कितना आएगा, 8 7 56। ठीक है, 7 5 35 और 5 8 40। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 गुना, ये कितना आ गया 56 और 35, ये आ गया आपका 91 और 40, 131। ठीक है, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये 262 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम की है, यही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये उसकी थिकनेस है। अगर आप इसे इस तरीके से बाय ऑप्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको जो कराया है, ये मैंने आपको बाय ऑप्शन कराया है। ठीक है, अगर आप इसे डिटेल में करना चाहें तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप डिटेल में करते हैं तो किस तरीके से होगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर, उस केस में आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ लेंथ जो है ये कितनी हो जाएगी, 2x कम होगा तो ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, ब्रेड कितनी हो जाएगी भी, ये हो जाएगी 9 - 2x, ये इतनी हो जाएगी। फिर प्लस में इसके बाद बी एच जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 9 - 2x इंटू 7 - 2x। ठीक है, और उसके बाद 7 - 2x और इंटू में 10 - 2x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये 262 के बराबर आएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से सोल्व करते हैं। बेटर यही है कि आप ऑप्शन से ट्राई कर लें, जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए a solid cylinder has total surface area of 462 and its curved surface area is 1/3 of the total surface area। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है ये हमें गिवन है 462, और जो कर्ड सरफेस एरिया है ये हमें इसका 1/3 गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का 1/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये हमें टोटल सरफेस कर्ड सरफेस एरिया गिवन है। रेडियस आपको बतानी है। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहां से ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, 2 पाई r स्क्वेयर, किसके बराबर आ गया अभी, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया यानी कि 462, और माइनस में कर्ड सरफेस एरिया यानी कि 154। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 8, 5 में से 5 0, और इधर 4 में से 1 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 22 से 22 एकम 22, 22 चौक 88। ठीक है, इसके बाद 2 से ये 7 बार, तो यहाँ से r जो है ये आपका कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में हमें गिवन है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, एडी जो है ये बीसी पर परपेंडिकुलर है, बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, ये एसी पर परपेंडिकुलर, और ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट एफ। फिर हमें गिवन है बी एफ इज इक्वल टू ए सी, बी एफ और ए सी जो है वो बराबर गिवन है। एंगल ए बी सी का जो मेजर है ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये एंगल, क्लियर, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी, सबसे पहले यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। सेम ऐसे ही ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल बी एफ डी है, ट्राइंगल बी एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी और डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि अगर दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पर तो तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, अब अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, यानी कि बी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। इसके बाद अब हमें गिवन है कि बी एफ और ए सी तो बराबर है, तो अगर ये और ये बराबर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है, ये वैल्यू 1 है। अब अगर बी डी अपॉन ए डी बराबर 1 आ गया तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि बी डी बराबर ए डी आ गया। और अगर बी डी जो है वो ए डी के बराबर आ गया, क्लियर, अगर यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि जो बी डी है वो ए डी के बराबर है, तो उस केस में देखिए ये जो बी डी है ये किसके बराबर आ गया, ये ए डी के बराबर आ गया। अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो फिर इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का, और यही हमें कैलकुलेट करना था, क्लियर है। तो इस तरीके से जो एंगल ए बी सी है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर sides of a triangle are 12 35 and 37 सेंटीमीटर, then what is the circumradius of the triangle। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 35 और 37 है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 12 35 और 37 है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, क्लियर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास 12 35 और 37, ठीक है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी सरकम रेडियस। देखिए इसकी जो सरकम रेडियस होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है, क्लियर है। मीन्स यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन कर दें इसके मिड पॉइंट को, तो ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है, और ये भी, ये तीनों आपस में बराबर होती हैं और हाइपोटेन्यूज का हाफ होती हैं, यानी कि 37/2 कितना आ जाएगा अभी, 18.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ना होती, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना होती, कोई जनरल ट्रायंगल होती, उस केस में आपको सरकम रेडियस अगर कैलकुलेट करनी होती, तो उस केस में सरकम रेडियस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पर ए बी सी जो है वो उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो कि आप किरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए A, B and C invest in a business in the ratio 3:6:5. A and C are working partners, only B is a sleeping partner. तो A और C जो है वो वर्किंग पार्टनर्स हैं, मतलब उन्होंने पैसा भी लगाया है और वो काम भी कर रहे हैं, जबकि
बी जो है वो एक स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब उसने सिर्फ पैसा लगाया है लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। हेंस हिज शेयर विल बी 3/4 ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। अगर वो एक वर्किंग पार्टनर होता तो तब उसे जितना मिल सकता था अब उसे उसका 3/4 मिलेगा सिर्फ, क्लियर है, क्योंकि वो एक स्लीपिंग पार्टनर है। अगर उन्हें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ जिसमें से आधा उन्होंने वापस बिजनेस में ही लगा दिया, तो बाकी जो बच गया वो उन्होंने आपस में बांट लिया, तो उसमें से सी को कितना मिला है ये आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए देखिए इधर, देखिए ए, बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है 3:6:5 में, क्लियर। और बी का ये डिसाइड हुआ कि इसे जितना मिल सकता था उसका 3/4 मिलेगा, यानी कि इसका 3/4 18/4 होगा। अगर आप इसका 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 18/4 आएगा, जिसे हम 9/2 लिख सकते हैं। तो इसे मिलेगा सिर्फ 9/2, ठीक है। इसे 5 ही मिलेगा और इसे 3 ही मिलेगा। अगर हम ये फ्रैक्शन हटा दें तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया, इधर 9 आ गया और इधर हमारे पास आ गया 10, क्लियर। अब डिसाइड ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट हुआ 50,000, उसमें से आधा तो वापस लगा दिया बिजनेस में, बाकी 25,000 बचे। वो जो 25,000 बचे वो इस रेशो में बांट दिए। अब आपको बताना है कि उसमें से सी को कितना मिला है, ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको 10 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से 25,000 रुपये जो है वो इसमें बांटे गए हैं। इन तीनों का जो सम है वो कितना है भी, 25 ही है। अगर 25 की वैल्यू 25,000 है तो 10 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, ठीक है। तो 10,000 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, the price of oil is increased by 20% and consumption decreased by 81/3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure? देखिए प्राइस जो है उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गया। अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन जो है वो 81/3% डिक्रीज हो गई। 81/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है, यानी कि अगर पहले कंजम्पशन 12 थी तो अब कितनी है, एक कम होकर वो 11 हो चुकी है। अगर हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा अभी, पहले कितना था, आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे या आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 6 से आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कितना आ गया, 6 दूनी 12। तो पहले अगर 10 था तो अब कितना है, 11 है, यानी कि एक का इंक्रीमेंट हो गया 10 पर, और गुना में 100 अगर हम कर दें तो ये हमारा परसेंटेज में बदल जाता है, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 10 से 11 हुआ है तो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीजेस बाय 10%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a medical transaction, 17 times the cost price is equal to 8 times the sum of cost and selling price. What is the gain or loss percentage? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ से आपको बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो देखिए इधर, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 17 CP बराबर 8 CP और प्लस में 8 SP, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी तो 17 में से 8, 9 CP बराबर जो है वो 8 SP के आ गया। तो यहाँ से CP बराबर 8 और SP बराबर 9। तो अगर 8 में खरीद कर और 9 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया अभी, प्रॉफिट हो गया 1 का, और वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, CP पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12/1/2% प्रॉफिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, under a sale offer Tanveer was offered a 32% discount on the part of the mark price that was paid in cash but had to add 1.2% on the part of the mark price paid through a credit card. मतलब जो भी ये कैश में पेमेंट करेगा उस पर 32% का इसे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उस पर इसको अलग से 1.2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इतना एक्स्ट्रा इसे पे करना पड़ेगा। इसने 75% जो है वो तो कैश में दिया और बाकी 25% क्रेडिट कार्ड से दिया। तो आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो जो इसकी टोटल फाइनल पेमेंट है वो मार्क प्राइस का कितने परसेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए मार्क प्राइस जो है, अगर मैं इसे 100 रुपये मान लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो इसने 75%, ठीक है, तो ये हो गया, और ये हो गया 25% बाकी, ठीक है।
ये इसने क्रेडिट कार्ड से दिया है, और ये इसने, ये वाली जो पेमेंट है इसने कैश पेमेंट की है। क्लियर। अब जो कैश पेमेंट की है उस पर 32% का डिस्काउंट है, यानी कि इस पर इसने सिर्फ 68% पे किया होगा। क्लियर है। प्लस में अगर हम इधर देखें तो इस पर 1.2% एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि 101.2%। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी कि इसने टोटल जो पे किया है वो इतना पैसा पे किया है। ठीक है, देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए इधर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिजिटल सम की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 25 × 75 और 25 × 100 और 4 से 17, तो 51 रुपये तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, प्लस में अगर हम यहाँ पर देखें तो 25 × 100, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 21, 4 पंजे 20, 1 4 3 12। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 76.3, यानी कि 76.3%। तो ये जो वैल्यू है ये एमआरपी का 100 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट, तो ये परसेंटेज में ही आ जाएगा हमारा 76.3%। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर the difference of simple interest from two banks on rupees 8,000 in 3 years is rupees 800 if the rate of interest per annum in two banks are R1 and R2, then what is the value of R1 minus R2? ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए अभी किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। R1 माइनस R2 जो है ये आपको कैलकुलेट करना है, और R1 माइनस R2 किसके बराबर होगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर होती है, रेट होती है 100s/pt। ठीक है, इसके बराबर होती है। वही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, उसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया बस। तो यहाँ पर 100 इंटू एस, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपये है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 8000 है, टाइम कितना है 3 साल है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 8000 से 8000 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 10/3, यानी कि 3 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर A sum of rupees 2 is lent by a child to his friend to be returned in 3 equal monthly installments of rupees 1 each। देखिए जो प्रिंसिपल है ये हमें गिवन है 2 रुपये, इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें 1 रुपये की गिवन है, टाइम जो हमें गिवन है वो 3 मंथ्स हमें गिवन है। ठीक है, 3 महीने, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें कैलकुलेट करनी है पर एनम। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर मान लीजिए 2 रुपये जो हैं वो उधार दिए गए और उसने फिर 3 महीने तक 1-1 रुपया वापस किया, तो 3 महीने तक 1-1 रुपया, यानी कि उसने 3 रुपये वापस किए। तो 2 रुपये थे, 3 रुपये वापस किए, यानी कि 1 रुपये का ब्याज दे दिया। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 है, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए, इंटरेस्ट कितना हो गया 1 रुपये का। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहले महीने में 2 रुपये है, उसके बाद 1 रुपया दे दिया, अगले महीने में 1 रुपया है, उसके बाद फिर 1 रुपया दे दिया, अगले महीने में 0 है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी। देखिए यहाँ पर वैल्यूज उतनी ही आएंगी जितना हमें टाइम गिवन है। अगर टाइम 3 दे रखा है तो यहाँ पर 3 वैल्यू लिखनी है, अगर टाइम 4 दे रखा है तो 4 वैल्यू लिखनी है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इंटू आर इंटू टाइम कितना आएगा 1 मंथ। ठीक है, डिवाइड बाय 100, इसको अगर हम ईयर्स में बदल लें तो डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर टाइम जो है 3 मंथ था, लेकिन यहाँ पर 1 मंथ क्यों यूज किया गया, ये इसलिए यूज किया गया कि प्रिंसिपल जो है हर महीने का अलग है। पहले महीने में प्रिंसिपल 2 है, अगले महीने में प्रिंसिपल क्या है 1 है, उससे अगले महीने में कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहीं से वो 1-1 महीने का अलग अलग हमने काउंट कर लिया, वो कॉमन आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये कितना है 3, 3 से कितनी बार 4 बार, और ये 4 × 100 400, ये इधर चला जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 400% पर एनम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर A work was finished by LPQ together. L and P together finished 50% of the work. L और P जो है ये 50% जो है ये काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद P और Q जो है ये 60% काम कंप्लीट कर देते हैं। और वैसे तीनों ने मिलकर परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, यानी कि 100% इन्होंने तीनों ने मिलकर कर दिया। आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है,
तो इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इन तीनों में से इन दोनों को घटाऊंगा तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अगर मैं इन तीनों में से इन दोनों को घटाऊंगा तो एल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब इसकी 50 है, इसकी 40 है और तीनों की 100 है, तो फिर वहाँ से पी की कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, क्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्यू की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक कंटेनर, a container is normally filled in 5 hours, however it takes 6 hours when there is a leak at the bottom। ठीक है, तो देखिए एक कंटेनर है जिसे एक पाइप जो है वो 5 घंटे में भर देता है, लेकिन अगर इसमें साथ में एक लीकेज भी है, लीकेज को बी से डिनोट कर लेते हैं, तब इसे भरने में 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 30 लीटर मान लेते हैं। इधर कितना आ गया, 6 लीटर पर आवर। इधर कितना आ गया, 5 लीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी में से अगर मैं ए को घटा देता हूं, ठीक है, ए प्लस बी में से अगर हम ए को घटा देते हैं तो हमारे पास बी की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेते हैं, देखिए थोड़ा और ज़्यादा बेटर वे में लिख लेते हैं, क्लियर होगा आपको ये। ए प्लस, और ये क्या है, एक निकासी पाइप है तो मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पर है ए। इन दोनों को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे का, इसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे का। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया वो 30 आ गया। इधर कितनी वैल्यू आ गई, 5। इधर कितनी वैल्यू आ गई, 6। जब आप ए प्लस बी में से ए को घटाओगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये किसकी एफिशिएंसी है, ये हमारे पास बी की एफिशिएंसी है, जो कि एक निकासी पाइप है। अब आपको क्या बताना है, if the container is full, in what time would the leak empty it if no water is allowed into the container during that period। ठीक है, अगर ये कंटेनर पूरी तरह भरा हुआ है तो ये जो लीकेज है इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर इसमें अब और एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला गया हो तो। ठीक है, इसका मतलब अब ए को बंद कर दिया गया, बस यही चल रहा है, 30 लीटर खाली करवाना है इस एफिशिएंसी से, तो 30/1 यानी कि 30 घंटे लग जाएंगे भी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन ए टेक्स 2/3 hours मोर देन ट्रेन बी। इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड then it would take 1/3 hours less than b, then what is the speed of train a। देखिए ट्रेन ए की जो स्पीड है उसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, बाद में स्पीड को डबल कर दिया गया, मल्टीप्लाई विद 2s। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। टाइम की अगर हम बात करें तो पहले हमें गिवन है कि 2/2/3 घंटे इसे अधिक लगते हैं, बाद में हमें गिवन है 1/1/3 घंटा इसे कम लगता है। देखिए 2/2 को जब आप सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 आएगा। क्लियर, 8/3। ठीक है, और दूसरी तरफ है 1/1/3 जो कि 4/3 आएगा। तो अब एक तरफ तो कहा गया कि 8/3 घंटे ज्यादा लगे हैं, दूसरी तरफ कहा गया 4/3 घंटे कम लगे हैं, तो ये जो गैप है ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 8/3 प्लस 4/3 यानी कि 12/3, इसका मतलब ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम रखना है आपको ये 4 रखना है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, इन दोनों का जो सम आएगा वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस के बराबर यानी कि 416 के बराबर होगी। क्लियर है, तो देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 52 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए और भी मेथड्स हैं लेकिन ये मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एक नाव जो कि स्टिल वाटर में 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपस्ट्रीम में 63 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लेगी। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कैसे आती है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि 13 - 4 कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से आपको कितना कवर कराना है, 63 किलोमीटर कवर कराना है 9 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे लग जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, स्पीड ऑफ बोट
सॉरी, स्पीड ऑफ वॉट इन अपस्ट्रीम, ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से 13 माइनस 4 ये 9 आ जाएगी, और 63 कवर कराना है 9 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे लगेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। In an election between two candidates, 20% of the voters did not cast their votes. 20% ने वोट नहीं डाले। देखिए 20% ऐसे हैं इन्होंने तो वोट ही नहीं डाले, कितने बचे, 80% बच गए। अब जिन्होंने वोट डाले उनमें से 500 जो है वो इनवैलिड है। विनर को टोटल का 40% 50% मिला है, तो विनर को 50% मिल गए। अब देखिए 20% ने वोट नहीं डाले थे, इसका मतलब 80% अब आगे बचे हुए थे, उनमें से अब आगे 50% जो है वो विनर को मिल गए, तो कितने बच गए, 30% बच गए। वो 30% किसको मिलने चाहिए, वो जो 30% है वो मिलने चाहिए लूजर को। लेकिन 500 वोट जो है वो इनवैलिड भी थे, और अगर 500 वोट इनवैलिड हैं तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, क्योंकि ये तो वो वोट हैं जिनकी काउंटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये वैलिड वोट्स नहीं है, ये इनवैलिड है। तो इन्हें घटाना होगा। अब इन्हें हम कहाँ से घटाएंगे, जो इसे वोट मिले हैं लूजर को उसी में से, क्योंकि इसमें से तो देखिए घटा नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में तो हमें एग्जैक्ट गिवन है कि इसे तो टोटल का 50% मिलना ही मिलना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 500 घटा देंगे, यानी कि इसे 30% नहीं मिले हैं, इसे इतने मिले। क्लियर, अब हमें गिवन है कि ये जो विनर है ये 10,500 वोटों से जीता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें किसके बराबर गिवन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें 10,500 के बराबर गिवन है। क्लियर, तो अगर मैं ये वैल्यू 10,500 के बराबर रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं, टोटल वोट्स हमें बताने हैं, तो कितने आएंगे देखिए, 50 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ से 20% आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 500 उधर जाकर घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 20% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो 50,000 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन x is added to 9, 15, 21 and 31, the numbers so obtained are in proportion, then what is the mean proportional between the numbers। देखिए 9, 15, 21 और 31 में जब हम x ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। देखिए अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 आएगा, अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो 10 आएगा। ये वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये इधर मल्टीप्लाई करनी है, और इनका डिफरेंस लेना है। तो 3 गुना 21 63 आएगा, और माइनस में 5 नम 45 आएगा। क्लियर है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 5 माइनस 3 से। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है, कितना आ जाएगा देखते हैं, ये हमारे पास आएगा 18/2 यानी कि 9। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 आ चुकी है। अब हमें बताना है, देखिए 3x माइनस 2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा, 3 गुना 9 27 माइनस 2 ये 25 आ जाएगा। और अगर आप 5x प्लस 4 कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा भी, 5 नम 45 और 4 49 आ जाएगा। इन दोनों का जब आप मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, 25 गुना 49 और इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, तो कितना आ गया अभी 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 5 and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है, रेडियस अलग अलग होती है लेकिन सेंटर सेम होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या फिर संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका जो सेंटर है वो सेम है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड बी डी इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, इस तरीके से होगा ये, ए बी जो है वो बिगर सर्कल का एक डायमीटर है। ठीक है, ये ओ मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, एंड बी डी इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और जो बी डी है वो क्या है, वो टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ये जो ए डी है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है, तो कैसे होगा देखिए इधर,
इसमें जो रेडियस है ये कितनी है, ये 5 है, ठीक है, ये भी कितनी है, ये भी 5 है। अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हम इधर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये कितनी है, ये 3 है, ठीक है। भी रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर भी होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री भी होगा। अब ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ से ये जो बी ई है, ये क्या है, ये कोड भी है, और सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये अगर 4 है तो फिर ये भी 4 होगा, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो देखिए ये जो है ये मिड पॉइंट है इस लाइन ए बी का, और ये जो है ये भी मिड पॉइंट है इसका। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये इसके पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, ये 6 होगा। अब अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर दें, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ एडी। ये जो AD है इसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हमें कैलकुलेट करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करनी है। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो AD बराबर किसके आएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास √52 आ जाएगी, जिसे हम 4 गुना 13 यानी कि 2√13 लिख सकते हैं। 2√13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64 इज डैश टाइम्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। देखिए अगर हम HCF कैलकुलेट करते हैं 12 और 18 का, तो 12 और 18 का अगर आप HCF कैलकुलेट करें तो वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है वो 6 है। दूसरी तरफ आपको LCM कैलकुलेट करना है, किसका, 48 का और 64 का, इन दोनों का LCM आपको कैलकुलेट करना है। देखिए जब आप LCM कैलकुलेट करते हैं तो LCM क्या होता है, LCM होता है या तो सबसे बड़ी वैल्यू, जो भी डाटा हमें गिवन है उसमें से या तो सबसे बड़ी वैल्यू या फिर उसी का कोई मल्टीपल या फिर उसी का कोई गुणज। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 64 है, तो सबसे पहले तो हम 64 को ही लिख लेते हैं। उसके बाद बाकी हम इसमें से देख लेते हैं क्या इसमें आ सकता है। अब देखिए 48 जो है, 48 क्या होता है, 16 गुना 3 होता है। अब 16 तो इसमें आ चुका है 64 में, लेकिन इसमें 3 नहीं आया, तो हम इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 18 और 1 19, 192। अब आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ये इसका कितने गुना है, बस ये आपको बताना है। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, 192 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 3 18, 1 6 दूनी 12, यानी कि 32 गुना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद है साइड AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस टू मीट एट E एंड AD एंड BC आर प्रोड्यूस टू मीट एट F। ठीक है, देखिए इधर ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनाते हैं। ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद है AB एंड DC प्रोड्यूस टू मीट एट E। ठीक है, ABCD, AB और DC को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, AB और DC जो हैं ये मिलते हैं पॉइंट E पर। ठीक है, इसके बाद AD एंड BC, AD और BC को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, AD एंड BC अगर हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, एट पॉइंट F। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है इसमें, अब हमें गिवन है इफ एंगल ADC इज इक्वल टू 78 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 78 डिग्री। एंगल BEC, ये एंगल हमें गिवन है 52 डिग्री। देन AFB,
ए एफ बी जो है ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, देखिए इधर ध्यान से कैसे होगा। देखिए ये जो ट्राइंगल है ए ई और डी, ट्राइंगल ए ई डी में ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, ये इसका थर्ड एंगल है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 78 और 52 को अगर आप ऐड करते हैं तो 130 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। इसके बाद ये अगर हमारे पास 78 है तो ये कितना होगा, देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 102 डिग्री आ जाएगा। अब ये 102 है और ये 50 है, तो ये थर्ड एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी एफ आप देख रहे हैं, इसमें ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, तो तीसरा एंगल आप बता देंगे। तो अगर आप ये एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 में से इन दोनों को यानी कि 152 को अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इधर 3×15 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 16/3 डिवाइड बाय, इधर कितना है, 9 एकम 9 और 2 11/9 मल्टीप्लाई विद 1/4। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो 10 प्लस यहाँ पर कितना है, 3/5 एकम 5 और 1 4/5 का, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसे सोल्व करोगे आगे तो ये कितना आएगा, 16/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/11 लिख सकते हैं। ठीक है, गुना में 1/4 लिख सकते हैं, और इधर ये कितना आएगा, इधर 10 चौक 40 और 15 55/4 हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 चौक 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 11×5 55 और इधर 3×3 9, तो कितना आ जाएगा, 3×5 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.74 मल्टीप्लाई विद 1.23 मल्टीप्लाई विद 0.13 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना है, 0.37 का होल क्यूब, प्लस में ये कितना है, 0.41 का होल क्यूब, और माइनस में इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.78 का होल क्यूब है। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी माइनस सी 0 के बराबर है तो अगर आप a प्लस बी माइनस सी करोगे यानी कि इन दोनों को जोड़ के और इसको घटाओगे तो ये आपका 0 के ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये 3abc के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 0.74 मल्टीप्लाई 1.23 मल्टीप्लाई 0.13, और ये कितना है अभी, 3abc, 3ab और c, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए इधर इसका ये 2 गुना है शायद। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो इसका ये 3 गुना है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो 13 से ये 6 बार, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया अभी, 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर find the equation of a line that is passing through this and inclined at an angle of 45 degree with the x-axis। देखिए इसके लिए जो इक्वेशन है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप m की वैल्यू कैलकुलेट करें, m क्या है, स्लोप है, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से 10 और थीटा कितना गिवन है, 45 डिग्री, तो 10 45 कितना आ गया, 10 45 जो है वो 1 के बराबर आ गया। क्लियर है? यहाँ पर आप वैल्यू रख दें, x1 और y1 -2 और 3 है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं y माइनस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 1 और इधर कितना है x माइनस और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई और प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें कैलकुलेट करना है
कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए एक तो है हमारे पास 17/30, दूसरा है हमारे पास 7/15, तीसरा है हमारे पास 27/50, ठीक है, तीसरा है हमारे पास 11/20, ये है हमारे पास। तो इसे देखिए सिंप्लीफाई करने के काफ़ी मेथड्स हैं, इनमें से एक मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको 10 गुना कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 10 गुना कर लें, इसको भी 10 गुना कर लें, ये भी 10 गुना कर लें और ये भी 10 गुना कर लें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 से 5 बार, ठीक है, कितना बच गया, 20 बच गया, 200 हो गया, फिर 6 बार जाएगा। इधर 5 से करें 15 से, तो 15 चौक 4 पर जाएगा, ठीक है, फिर आगे आएगी कोई वैल्यू। इधर 50 से करें तो 5 पर जाएगा, कितना बच गया, 20 बच गया, 200 हो गया, फिर 4 पर जाएगा। इसके बाद कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा, ठीक है, कितना बच गया, 20 पंजे 100, फिर 20 पंजे 100, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उसके बाद ये है, फिर ये और फिर ये, यानी कि 17/30 आएगा सबसे पहले, ठीक है, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 17/30 के बाद आएगा 11/20, फिर 11/20 आएगा, तो ये भी हट गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 99, 123 एंड 183 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 9 गए 2, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, ये कितना आएगा 0, और 18 में से ये 8 में से 2 गए 6। क्लियर है, इनका जो HCF होगा वो आपका आंसर होगा। जब आप इनका HCF लेंगे तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स, a माइनस बी का जो क्यूब है ये हमें 1728 के बराबर दे रखा है। यहां से हम a माइनस बी बराबर 12 लिख सकते हैं। इसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है ये हमें 108 के बराबर दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है सम ऑफ क्यूब्स, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी जो वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू किस तरीके से आएगी, देखिए इधर सभी ध्यान से एक तो तरीका यही है कि हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यूज मिल जाए जिन्हें अगर हम यहाँ पर रखें तो उनका डिफरेंस जो है वो 12 आ जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 108 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा यही है कि आप इसको डिटेल में ही सोल्व कर लें। ठीक है, तो डिटेल में अगर हम देखें, यहाँ पर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी। a प्लस बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 108 और फिर इसका स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये आएगी 144 और प्लस में 432, कितना आ गया अभी 576 आ गया, और 576 से कितना आ जाएगा 24। तो a प्लस बी जो है वो 24 आ गया। अब आप यहाँ से अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा, ये होगा 24 का क्यूब। ठीक है, या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए बी, और ए बी कितना है 108। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 24 इंटू, देखिए आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो सभी की डिफरेंट है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कितना आएगा 16, 8 या 24, 4, अब 6 माइनस 4 करेंगे 2 और 4 दूनी 8, तो लास्ट में 8 आएगा जो कि एक में ही है, तो वही लिख लेते हैं 6048। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपको बताना है कि a इंटू बी और डिवाइड बाई सी की वैल्यू क्या होगी। 3√3x³ यहाँ पर 2√2y³ होना चाहिए। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना। चलिए देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर आगे क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और प्लस में ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
जब ए बी आप करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो √6xy यानी कि सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो √6 आ जाएगी। क्लियर है, आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है a इंटू बी और डिवाइड बाय सी। a इंटू बी कितना है 3 इंटू 2 और डिवाइड बाय सी कितना है √6, तो ये कितना आ जाएगा 6/√6, कितना आ जाएगा अभी √6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एवरेज ऑफ 65 नंबर्स, 65 नंबर्स हैं, इनकी जो एवरेज है ये हमें गिवन है 137.8 और जो पहले 32 हैं इनकी जो एवरेज है ये हमें गिवन है 132.6 और जो लास्ट 32 हैं इनकी एवरेज हमें गिवन है 140.5। आपको बताना है जो 33rd नंबर है ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी 33rd नंबर जो है ये क्या होगा, देखते हैं। 33rd नंबर जो है, जो हमें एवरेज गिवन है 137.8, हमने यही मान लिया कि यही होगा। अब इसी में जितना भी कम या ज़्यादा हो सकता है वो हम देख लेते हैं कितना होगा। देखिए इधर यहाँ पर हम देखें तो 137.8 से ये कितना कम है अभी, 137.8 से ये कितना कम है, तो ये है माइनस में 5.2। अगर हम इसे देखें तो ये कितना ज़्यादा है, ये है प्लस में 2.7। क्लियर, अब जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, फिर जब आप इसे सोल्व करोगे तो 32 जो है ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से। देखिए आप सोल्व करेंगे -5.2 इंटू 32, ठीक है, माइनस में 5.2 इंटू 32 और प्लस में 2.7 इंटू 32, तो इन दोनों में से 32 है तो कॉमन ही आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा -5.2 और प्लस में 2.7, ये वैल्यू बचेगी। तो ये कितना आ जाएगा 32 और इंटू माइनस में 2.5, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 80 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये कितनी आएगी, ये माइनस में 80 आएगी। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए हम +80 करेंगे और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 217.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट है। इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू।